2010 उत्तरी चिली का अटाकामा रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से गिने जाने वाले इलाकों में से वैज्ञानिक एक ऐसे स्थान की खुदाई कर रहे थे जहां कई क्षेत्रों में सदियों से लगभग कोई बारिश नहीं हुई थी। जमीन पर नमक की मोटी परत थी, हवा में नमी नाम की चीज नहीं थी और चारों तरफ सिर्फ पत्थर और रेत दिखाई दे रहे थे। लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें ऐसी चीज मिली जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। सूखी धरती के नीचे प्राचीन समुद्री जीवों की जीवाश्म और हड्डियां दबी थीं। कुछ कंकाल इतने बड़े थे कि उनकी लंबाई एक बस जितनी थी। वहाँ व्हेल थी, सैकड़ों व्हेल के जीवाश्म ऐसे इलाके में जहाँ आज समुद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर है। शुरुआत में यह किसी प्राकृतिक आपदा जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों को समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक पुराना समुद्र तट नहीं था। पूरा सहारा और उत्तरी अफ्रीका कभी बिल्कुल अलग दिखते थे। आज जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान फैला है, वहाँ कभी नदियाँ बहती थीं, झीलें थीं, दलदल थे और ऐसे जानवर घूमते थे जिनकी कल्पना आज उस इलाके में करना भी मुश्किल है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस कहानी के सबूत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के बहुत नीचे छिपे हुए थे। करीब 1 करोड़ से पहले, कुछ लाख साल पहले तक उत्तरी अफ्रीका आज जैसा सूखा नहीं था। उस समय सहारा रेगिस्तान की जगह हरे भरे मैदान, झीलें और विशाल नदियाँ थीं। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों, रडार मैपिंग और भूवैज्ञानिक अध्ययनों की मदद से रेत के नीचे दबे कई प्राचीन नदी मार्गों के सबूत खोजे हैं। इनमें से कुछ नदियाँ इतनी बड़ी थीं कि वह आज की नील नदी से भी कहीं अधिक विशाल जल प्रणालियों का हिस्सा थीं। यह नदियाँ हजारों किलोमीटर लंबी थीं और पश्चिम अफ्रीका से लेकर भूमध्य सागर तक पानी ले जाती थीं। आज वे पूरी तरह गायब हैं, लेकिन उनकी आकृति अभी भी जमीन के नीचे मौजूद है। 2007 में सैटेलाइट रेडार स्टडीज के दौरान वैज्ञानिकों ने सहारा के नीचे एक ऐसी संरचनाएं देखी जो सामान्य रेत जैसी नहीं थी। आगे की जांच में पता चला कि यह प्राचीन नदी घाटियों का नेटवर्क था। कुछ जगहों पर नदी की चौड़ाई कई किलोमीटर तक थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि हजारों साल पहले सहारा में नियमित बारिश होती थी और यहाँ अस्थायी जल स्रोत मौजूद थे। उस समय इस क्षेत्र में मगरमच्छ, हिप्पो, हाथी और बड़े शाकाहारी जानवर रहते थे। चट्टानों पर बड़ी प्राचीन चित्रकारी आज भी इंसानों, मछलियों और तैरते जानवरों को दिखाती है। ये वही जगह है जहां आज दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। लेकिन सहारा की कहानी केवल हरियाली और रेगिस्तान की नहीं है, यह पृथ्वी के इतिहास में हुए बड़े जलवायु और भूवैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़ी हुई है। करीब 60 लाख साल पहले अफ्रीका और यूरोप की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसक रही थी। इसके कारण भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों में बदलाव आने लगे। इसी दौरान एक असाधारण घटना घटी जिसे वैज्ञानिक मार्शियन सैलिनिटी क्राइसिस कहते हैं। इस घटना में भूमध्य सागर का अटलांटिक महासागर से संपर्क काफी हद तक टूट गया। नई जल आपूर्ति होने के बावजूद तेज वाष्पीकरण के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार गिरता गया। लाखों वर्षों के दौरान इसका बड़ा हिस्सा सूख गया और समुद्र की तलहटी पर मोटी नमक की परतें जड़ने लगीं। एक समय ऐसा आया जब भूमध्य सागर का बड़ा हिस्सा सूखकर विशाल नमक के मैदान में बदल गया और वहाँ गहरी घाटियाँ बन गई। उस समय अफ्रीका और यूरोप के बीच अस्थायी भूमि मार्ग बन गए थे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी दौरान कुछ समुद्री जीव नए इलाकों में पहुंचे और कुछ स्थलीय जीवों के माइग्रेशन मोड्स बदल गए। इसी लंबी इवोल्यूशनरी जर्नी के दौरान उन जीवों की कहानी शुरू हुई जिन्हें आज हम व्हेल के रूप में जानते हैं। व्हेल हमेशा समुद्र में रहने वाले जीव नहीं थे, उनके पूर्वज जमीन पर चलते थे। पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में जीवाश्मों ने यह साबित किया कि शुरुआती व्हेल 4 पैरों वाले स्तनधारी थे। पाकिसीटस नामक का जीव करीब 5 करोड़ साल पहले नदी किनारे और दलदली इलाकों में रहता था। उसके पैर थे, वह जमीन पर चल सकता था, लेकिन उसके कान और खोपड़े में ऐसे बदलाव दिखाई देने लगे जो बाद में समुद्री जीवन के लिए जरूरी बना। इसके बाद एम्यूलोसिटस जैसे जीव सामने आए जिन्हें वैज्ञानिक अक्सर वॉकिंग व्हेल कहते हैं। ये मगरमच्छ और ऊदबिलाव यानी ओटर के बीच किसी जीव जैसा दिखता था। वह तैर भी सकता था, जमीन पर चल भी सकता था। उसके शरीर की संरचना यह दिखाती है कि इवोल्यूशन लाखों वर्षों में धीरे धीरे बड़े बायोलॉजिकल बदलाव ला सकता है। लाखों सालों में वही जीव पूरी तरह समुद्र के लिए अडेप्टेड हो गए। उनके पैर फ्लिपर्स में बदल गए, रीढ़ की संरचना बदली, नाखून सिर के ऊपर चले गए और अंत में आदमी का व्हेल अस्तित्व में आया।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती वेरिएशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फॉसिल्स आज के पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में मिले हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका में भी प्राचीन समुद्री इकोसिस्टम के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब यह है कि उस समय पूरा क्षेत्र पानी, दलदलों और नदियों तल से भरा हुआ था। यानी जहां आज रेत के तूफान चलते हैं, वहां कभी ऐसे जीव रहते थे जो व्हेल इवोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। लेकिन सहारा का परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। पृथ्वी की कक्षा और एक्सेस में होने वाले छोटे छोटे बदलावों ने धीरे धीरे अफ्रीकी मानसून को कमजोर करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक इसे मेलानकोविच साइकिल से जोड़ते हैं। लगभग 6000 से 8000 साल पहले तक सहारा के कई हिस्से अपेक्षाकृत हरे भरे और नम थे। फिर बारिश कम होने लगी, झीलें सिकुड़ने लगी, नदियाँ टूट गई, इंसानी बस्तियाँ दक्षिण की ओर खिसकने लगीं और हजारों साल में एक पूरी इकोसिस्टम रेत के नीचे दब गई। आज भी उसके निशान दिखाई देते हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट इमेज की कई सूखी नदी घाटियां और बड़ी रिवर चैनल दिखाई देती हैं। कुछ क्षेत्रों में जमीन के नीचे विशाल एक्वीफर्स भी मौजूद हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व लाखों साल पुराने हैं। लीबिया चार वर्डमिस के नीचे यूबियन सैंडस्टोन पर यह सिस्टम मौजूद है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े फॉसिल वाटर रिजर्व में गिना जाता है। यह इतना विशाल है कि इसमें लाखों घन किलोमीटर फॉसिल ग्राउंड वाटर मौजूद माना जाता है। लेकिन यह पानी सामान्य रिन्यूएबल ग्राउंड वाटर जैसा नहीं है। इसका अधिकांश हिस्सा उस समय का हिस्सा है जब सहारा हरा था, यानी यह बारिश दोबारा तेजी से रिफिल नहीं हो रहा। आधुनिक पंपिंग सिस्टम इस इंस्टेंट वाटर को तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर में इसी फॉसिल वाटर पर निर्भर रहे हैं। हजारों पाइपलाइन रेगिस्तान के नीचे से पानी निकालकर शहरों तक पहुंचाते रहे हैं। यह इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी विशाल इरिगेशन सिस्टम में गिना गया। लेकिन वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे कि यह पानी रिन्यूएबल नहीं है। सहारा के नीचे छिपाया हिडन ओशियन वास्तव में समुद्र में नहीं बल्कि लाखों साल पहले बना ट्रैप्ड फ्रेश वाटर था। लेकिन इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यह कई वैज्ञानिक इसे अंडरग्राउंड ओशियन जैसा डिस्क्राइब करते हैं। कुछ जगहों पर ड्रिलिंग के दौरान दबाव इतना अधिक था कि पानी खुद ही ऊपर फूटने लगा। रेगिस्तान के बीच अचानक पानी के स्रोत दिखाई देने लगे। इन्हीं स्रोतों के आधार पर सदियों से ओएसिस सिविलाइजेशन शुरू हुई। मगर पानी की यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रही। यह कुछ खोज केवल सहारा के अतीत को नहीं दिखाती, यह भी बताती है कि पृथ्वी की जलवायु लाखों वर्षों में कैसे बदलती रही है। वैज्ञानिकों सहारा के पुरानी मिट्टी, सेडिमेंट लेयर और फॉसिल रिकॉर्ड का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी का क्लाइमेट कितनी तेजी से बदल सकता है। क्योंकि सहारा का इतिहास दिखाता है कि एक हरा भरा क्षेत्र कुछ हजार सालों में दुनिया के सबसे कठोर रेगिस्तानों में से बदल सकता है। वैज्ञानिकों ने समुद्री सेडिमेंट सैंपल, सहारा से उड़कर पहुंची धूल की परतों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि सहारा धीरे लाखों टन मात्रा में हर साल अटलांटिक पार करके अमेजन रेन फॉरेस्ट तक पहुंच जाती है। यही धूल अमेजन की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देती है। यानी सहारा सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का हिस्सा है। अफ्रीका की धूल दक्षिणी अमेरिका के जंगलों को जीवित रखने में मदद करती है। इसी तरह पुराने रिवर सिस्टम के अध्ययन से यह भी पता चला कि कभी सहारा से अटलांटिक की ओर विशाल फ्रेश वाटर फ्लो जाता था। कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस यह संकेत देते हैं कि एंशिएंट मेगा रिवर्स में अटलांटिक और आसपास के मरीन इकोसिस्टम को प्रभावित किया हो। यह इंटरकनेक्टेड अर्थ सिस्टम है जिसमें डेजर्ट, ओशियन, फॉरेस्ट और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा शायद यह है कि इंसान इतने लंबे समय तक इस हिडन वर्ल्ड को समझ ही नहीं पाया। हजारों साल तक लोगों ने सहारा को सिर्फ एक बंजर जमीन माना, जिसकी उसके नीचे लाखों साल की जियोलॉजिकल मेमोरी छिपी हुई थी। वॉकिंग वेल्स की इवोल्यूशन हुई नदियाँ, फॉसिल वाटर रिजर्व्स, टाइड सीज और क्लाइमेट शिफ्ट्स, ये सभी उसी जमीन में दबे हुए थे। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उन मशीन हिस्ट्री को सामने ला रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, सैटेलाइट इमेज, आइसोटोप एनालिसिस और डीप ड्रिलिंग टेक्निक्स से वैज्ञानिकों को यह देखने की क्षमता दी है कि रेत के नीचे क्या छिपा हुआ है। और हर नई खोज यह साबित करती है कि पृथ्वी की सतह अस्थायी नहीं है। महासागर रेगिस्तान बन सकते हैं, नदियाँ गायब हो सकती हैं और जिन जगहों को हम हमेशा से सूखा मानते हैं वह कभी जीवन से भरी दुनिया रही होंगी। सहारा की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी है। क्योंकि क्लाइमेट सिस्टम से लगातार बदल रहे हैं।
कुछ वैज्ञानिक तो मॉडर्न दिखाते हैं कि आने वाले हजारों साल में पृथ्वी के ऑर्बिटर साइकिल से फिर बदलाव ला सकते हैं और सहारा के कुछ हिस्सों में दोबारा हरियाली लौट सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि रेगिस्तान अचानक से जंगल बन जाएगा, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि पृथ्वी हमेशा डायनेमिक रही है। जब वैज्ञानिक आज सहारा के रेत के नीचे मरीन रिवरबेड्स को स्कैन करते हैं या वेल फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, तो वे सिर्फ पुराने जीवों की कहानी नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पृथ्वी कितनी तेज़ी से बदल सकती है, इकोसिस्टम कैसे कोलैप्स होते हैं और जीवन हर नई परिस्थिति के अनुसार खुद को कैसे अडेप्ट करता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी पूरी तरह जियोलॉजिकल रूप से निष्क्रिय नहीं है। उसकी रेत के नीचे अब भी पानी बहने के निशान हैं, एंशिएंट लेक्स के अवशेष हैं, ऐसे जीव के फॉसिल्स हैं जो कभी ज़मीन पर चलते थे और बाद में पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्री जीव पर। और इन्हीं सब के बीच एक छिपा है एक विशाल जियोलॉजिकल आर्काइव जो हमें यह दिलाता है कि पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है और दोस्तों यह भविष्य में बदलती रही है। आज के लिए बस इतना। यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।